हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राज सक्सेस पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। दैट मीन्स किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। दैट मीन्स क्या टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा, वगैरह वगैरह। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हर रोज़ हम यहाँ पर लेकर के आते हैं फिजिक्स के नए नए टॉपिक्स, क्लास 9 से लेकर के 12 तक के सभी फिजिक्स के पोर्शन। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करूँ तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज जनरेटेड ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन एंड आयंस प्रेजेंट इन अ कंडक्टर। कहता है कि किसी भी कंडक्टर में रेजिस्टेंस तब जनरेट होता है जब कंडक्टर का अंदर का इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है और ड्रिफ्ट करने के दौरान वो कोलिजन करता है। दैट मीन्स अगर ये हम कंडक्टर को ही ले और इस कंडक्टर को किसी बैटरी, दैट मीन्स किसी भी सेल से कनेक्ट करे और इसमें डी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करे और इसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो जब ड्रिफ्ट करता है, दैट मीन्स खिसकता है अपने पोजीशन से, और जब वो कोलाइड करता है तो कोलाइड करने के समय ही क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस जनरेट होता है। दैट मीन्स कोलाइडिंग के कारण ही हमारा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो चलिए हम एक और बात बताएं कि जब हमारा टेम्परेचर क्या करता है, इंक्रीज करता है। दैट मीन्स टेम्परेचर जब हमारा बढ़ता है तो वाइब्रेशन ऑफ आयंस इंक्रीज करता है, मतलब उसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो हमारा क्या होता है, तेजी से वाइब्रेट करता है। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के कारण, जिस प्रकार टेम्परेचर बढ़ता है तो धूप में किसी भी चीज़ को परेशानी होती है, उस इलेक्ट्रॉन को क्या होता है, वाइब्रेटिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण उसका वाइब्रेटिंग बढ़ जाता है। और साथ ही साथ क्या होता है, कॉलिजन आयंस के बीच में तेज हो जाता है, क्योंकि वो तेजी से सारा इलेक्ट्रॉन्स आयंस दैट मीन्स चलना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण वो क्या करता है, एक दूसरे से फास्टली कोलाइड करने लगता है। ठीक है, इसी के साथ साथ हमारा अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। जब वो तेज तेज से क्या करता है, कोलाइड करना स्टार्ट करता है। दैट मीन्स क्या, टेम्परेचर बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन को हाईली टेम्परेचर मिला, और टेम्परेचर मिलने के कारण इलेक्ट्रॉन हमारा क्या किया, तेजी से इधर उधर होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, चलिए बता दें मैं आपको कि रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का इंक्रीज या डिक्रीज करता है, किसके साथ साथ, टेम्परेचर के साथ साथ। ठीक है, चलिए अब बताऊं मैं आपको एक्सप्रेशन की ओर चलते हैं। हमने क्या कहा, माना हमने कि आर नॉट क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट 0 डिग्री सेल्सियस। आर नॉट हमने लिया किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस है। ठीक है, कब, जब उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन कांस्टेंट टेम्परेचर कुछ नहीं है। ठीक है, और अब टेम्परेचर सॉरी रेजिस्टेंस हमारा क्या हो गया, आर नॉट से बढ़कर हमारा आर हो गया। कब, जब टेम्परेचर हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट टेम्परेचर θ डिग्री सेल्सियस, जब हमारा 0 डिग्री से बढ़कर के कुछ डिग्री सेल्सियस हो गया, तब आर नॉट से हमारा आर पहुंच गया। ठीक है, चलिए इसी के साथ साथ हम आगे बात करें अगर, तो अब हमारा यहाँ क्या है, टेम्परेचर की बात करते हैं तो θ1 हमारा क्या है, इनिशियल टेम्परेचर है। θ1 की बात करें तो θ1 हमारा इनिशियल टेम्परेचर होगा। दैट मीन शुरुआती में टेम्परेचर जब हमारा रेजिस्टेंस कितना था, आर नॉट था। ठीक है, उसी के साथ साथ जब रेजिस्टेंस चेंज करता है तो हमारा टेम्परेचर चेंज करने के ड्यूरिंग हमारा रेजिस्टेंस चेंज करेगा, तो θ2 हमारा क्या हो गया, फाइनल टेम्परेचर हो गया। ठीक है, अब बात करें हम आगे, तो हमारा पता करना है कि टेम्परेचर कितना बड़ा, रेजिस्टेंस कितना बड़ा। तो पता करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, फाइनल दैट मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं तो टेम्परेचर की पहले पता करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कितना, फाइनल हमारा कितना है, θ2 और इनिशियल θ1, दैट मीन्स θ2 माइनस θ1, और जितना इंक्रीज हुआ तो चेंज इन टेम्परेचर दैट इज डेल थीटा। ठीक है, इसी के साथ साथ बात करें हम नेक्स्ट को, तो हमारा रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज किया। ठीक है, तो उसको हम फाइनल, तो फाइनल कब, जब θ डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में क्या था मेरा आर, और 0 डिग्री सेल्सियस में आर नॉट, दैट मीन्स आर माइनस आर नॉट। ठीक है, चलिए तो अब हम बोल सकते हैं ऐसा कि आर माइनस आर नॉट हो गया। दैट मीन्स जो इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर जो बढ़ा कोलाइडिंग इफेक्ट के कारण, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस का। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रेजिस्टेंस आर माइनस आर नॉट, रेजिस्टेंस जो इंक्रीज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, उस रेजिस्टेंस का, जब हमारा टेम्परेचर कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ठीक है, मतलब चेंज इन टेम्परेचर या फिर इंक्रीज इन टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जब रेजिस्टेंस हमारा स्टार्टिंग हो, दैट मीन्स जब हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो। इसी के साथ साथ बात करें इंक्रीज इन टेम्परेचर का, और साथ ही ये किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हुआ। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा कितना था, आर नॉट, और टेम्परेचर हमारा कितना, डेल थीटा। ठीक है, इसलिए आर नॉट डेल थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर माइनस आर नॉट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लाइन,
ऊपर लिखे गए लाइन के हिसाब से अब हम नीचे क्या लिखेंगे, एक्सप्रेशन लिखेंगे, दैट इज आर माइनस आर नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट डेल थीटा। क्यों? क्योंकि हम बोले हैं चेंज इन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, इसीलिए आर नॉट, और आर माइनस आर नॉट दैट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर या इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो डेल थीटा, इसलिए आर माइनस आर नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट डेल थीटा। ठीक है, अब चलिए इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटाते हैं। यहाँ पे ये मेरा प्रोपोर्शनलिटी साइन है, इस जगह पे देखिए ध्यान से, इसको ये जगह हमारा है, ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम लोग इक्वल टू बाद कोई कांस्टेंट का यूज करते हैं, और यहाँ कांस्टेंट के को ना लेकर के हमने क्या लिया, अल्फा, हमने ये कांस्टेंट यूज किया अल्फा, तो आर माइनस आर नॉट इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट डेल थीटा। दिस इज नॉट अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइंस, इट इज अ कांस्टेंट। ओके, इससे क्या पता चला, आर इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल थीटा। यहाँ पे हम लोग कॉमन लेकर के लेके आए, इस चीज को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जब हमने कॉमन लिया तो हमारा ये आया। ठीक है, अब इसी के साथ साथ ऐसे हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर वेरी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या करता है, वेरी करता है, चेंज करता है टेम्परेचर के बढ़ने के साथ। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। अब हमारा अल्फा का वैल्यू यहाँ से थोड़ा सा देख लो, अल्फा का वैल्यू इस जगह से फाइंड आउट करें हम अल्फा का वैल्यू, तो अल्फा इक्वल टू क्या आएगा, आर माइनस आर नॉट बटे आर डेल थीटा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हमारा अल्फा क्या था, अल्फा जहाँ पे हम कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा करके एक कांस्टेंट यूज किए थे, और वो अल्फा हमारा क्या था, इसको बोल सकते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका नाम क्या है, स्पेशल नेम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब इसको डिफाइन करेंगे तो कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, चलिए इसके हिसाब से अगर देखा जाए यहाँ फॉर्मूला के हिसाब से तो डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। अब कैसे डिफाइन करेंगे फॉर्मूला के हिसाब से, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिवाइडेड द चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस। क्या बोल रहा है, चेंज इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का बदलना पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री रेज इन टेम्परेचर। जब डिग्री पर डिग्री टेम्परेचर में हमारा क्या करे, रेज करे, मतलब बढ़े, तो उसका ओरिजिनल रेजिस्टेंस के पर यूनिट रेजिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। चलिए सिंपल वे में फिर से एक बार बता दें हम आपको कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि चेंज इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में परिवर्तन होना, पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस, पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस के पर यूनिट के साथ ही चेंज होना रेजिस्टेंस में, जब हमारा क्या हो, पर डिग्री रेज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर हमारा क्या हो, डिग्री बाय डिग्री बढ़ते हैं। ठीक है, यूनिट डायमेंशन बात करें तो यूनिट डायमेंशन चलिए देखते हैं, चूंकि अल्फा इक्वल टू आर माइनस आर नॉट आर डेल थीटा, फॉर्मूला ये आपको पता है कैसे आया, ऊपर से देख लेना है ना, तो चलिए पुट करते हैं। अब आर माइनस आर नॉट दोनों हमारा क्या होगा, ओम, दोनों ऊपर का क्या होगा हमारा ऐसा यूनिट, क्योंकि हमारा ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस का यूनिट हमारा होता है ओम, इसलिए पुट कर दिए ओम, और नीचे भी आर है, आर का भी ओम फिर से पुट कर दिए, और डेल थीटा दैट मींस थीटा हमारा क्या, टेम्परेचर, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन। ठीक है, ओम ओम कैंसिल आउट ईच अदर, तो बचा यहाँ केल्विन, केल्विन नीचे है तो ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा पर केल्विन, या फिर इसी को बोलते हैं पर डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत, तो इसीलिए हमारा अल्फा का यूनिट हो गया क्या, पर केल्विन या फिर पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन ऑफ अल्फा, तो फॉर्मूला के हिसाब से अल्फा इक्वल टू आर माइनस आर नॉट, नीचे फिर यहाँ भी थोड़ा सा देते हैं ना इस तरह से, आर डेल थीटा, तो ऊपर ऊपर सेम डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, ऊपर सेम डायमेंशन, नीचे सेम डायमेंशन, यहाँ का डायमेंशन सेम, यहाँ का डायमेंशन सेम, तो कैंसिल आउट ईच अदर, तो सिर्फ बचा इसका टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर का डायमेंशन क्या होता है, केल्विन, डायरेक्ट किए। ठीक है, किए होता है, तो के लेके गए ऊपर तो हो गया पर के, बाकी एम है नहीं, जी एल है नहीं, टी है नहीं, कुछ होगा नहीं, इसलिए टोटल को हम लोग यहाँ से यहाँ लिख दिए 0। ठीक है, या फिर इसको नहीं भी लिखेंगे फिर भी चलेगा, डायरेक्टली हम ऐसा लिख सकते हैं पर केल्विन, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हो गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला। अब केस 1 केस 2 केस 3 में इसको हम डिवाइड करेंगे थोड़ा टेम्परेचर कोफिशिएंट को, तो थोड़ा सा समझना इसको ध्यान से कि हम क्यों लिखे हैं ऐसा केस 1 केस 2 केस 3। चलिए बात करें केस 1 में, तो अल्फा पॉजिटिव हो जाता। अब अल्फा क्या होगा मेरा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, किसके लिए पॉजिटिव होता है, मेटालिक कंडक्टर के लिए, कोई भी कंडक्टर जो मेटल से बना हुआ है उसके लिए हमारा अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, दैट इज इंक्रीज इन टेम्परेचर विथ इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, मतलब क्या पॉजिटिव होता है, इसका मतलब क्या, जैसे जैसे हमारा मेटालिक कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे हम उसमें हीट प्रोड्यूस करते चले जाएंगे, रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली उसी के साथ साथ इंक्रीज करता चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए आर इज ग्रेटर देन आर नॉट, मतलब आर नॉट से बड़ा होगा मेरा आर। अब आर नॉट क्या था मेरा, आर नॉट रेजिस्टेंस था जब हमारा 0 डिग्री सेल्सियस था, और आर क्या था, रेजिस्टेंस था जब हमारा टेम्परेचर थीटा डिग्री सेल्सियस, मतलब कुछ भी होगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग ये पता चला केस 1 से कि मेटालिक कंडक्टर के लिए हमारा अल्फा यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट
पॉजिटिव होता है, मतलब जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा इसी के साथ साथ हमारा क्या होगा, ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। ग्राफ को देखिए ध्यान से थोड़ा सा, ठीक है, इस तरह का कुछ ग्राफ बना है, ऊपर इधर रेजिस्टेंस और इधर टेम्परेचर, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, रेजिस्टेंस देखिए हमारा धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, इस तरह से कुछ करके। चलिए अब केस 2 में बात करें हम, तो बोल सकते हैं ऐसा केस 2 में कि अल्फा इज नेगेटिव, मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव होगा इसका मतलब क्या समझा, कि वो बढ़ेगा तो घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अल्फा इज नेगेटिव फॉर इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। केस 2 में बोल रहा है सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए ये हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है, मतलब रेजिस्टेंस जैसे जैसे डिक्रीज करेगा, ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, फिर टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज करेगा। ओके, दैट मीन्स आर इज लेस देन आर नॉट। इस तरह का ग्राफ कुछ हम लोग बनाए हैं, थोड़ा सा ग्राफ को देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस, इधर टेम्परेचर, ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस पोर्शन, इधर टेम्परेचर पोर्शन। देखिए टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, रेजिस्टेंस धीरे धीरे क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, घटते जा रहा है, ठीक है, मतलब टेम्परेचर बढ़ा, रेजिस्टेंस घटा। इधर केस 2 में क्या समझे, इंसुलेटर सेमीकंडक्टर के लिए मेरा अल्फा नेगेटिव होता है और मेटालिक कंडक्टर के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट केस 3 देखते हैं। अल्फा इज वेरी स्मॉल फॉर एलॉय लाइक मैग्नेट कॉन्टेस्टेंट। बोल रहा है एलॉय के लिए, मिश्र धातु के लिए हमारा जो अल्फा होता है यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है बहुत ही कम होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कम होता है, दैट मीन्स ये ना के बराबर होता है। अब बात करें इसका, तो हम लोग यूज इसको क्या करते हैं, किसका, मैग्नेट कॉन्टेस्टेंस, दैट मीन्स एलॉय का कहाँ यूज करते हैं, जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत कम होता है, उसका यूज हम लोग जनरली करते हैं किसके लिए, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल बनाने के लिए। ऐसा कॉइल जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस रहता है उसको बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, एलॉय का, जिसमें टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत कम रहता है। अब बात करें हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी के बेस पर सब्सटेंस को कितने टाइप्स में बांटा गया है, ठीक है, किसके आधार पर, कंडक्टिविटी के आधार पर। कंडक्टिविटी क्या होता है आपको पहले भी पता है, कंडक्टिविटी होता है ऐसा सब्सटेंस जिसमें क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक करंट इजिली फॉलो कर जाता है, उसको रोकता नहीं है। रेजिस्टेंस रोकता था लेकिन कंडक्टेंस रोकता नहीं है, और जिस कंडक्टर में ये फ्लो करता है वहां का लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिट होता है, ठीक है। चलिए फिर से एक बार बात करते हैं, कंडक्टिविटी क्या होता है, एक ऐसा कंडक्टर जिसके अंदर कंडक्टेंस हो या कंडक्टेंस को पता लगाएं, लेकिन उस कंडक्टर का लंबाई यूनिट होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिट होना चाहिए, तब उसका जो हमारा करंट होता है उसको कंडक्टिविटी, ठीक है। चलिए, तो कंडक्टिविटी के आधार पर सब्सटेंसेस को कितने भागों में बांटा गया है, कंडक्टिविटी के आधार पर सब्सटेंसेस को हमारा कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। चलिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी के आधार पर मटेरियल को 3 टाइप्स में बांट दिया गया है। फर्स्ट अपॉन कंडक्टर, सेकंड अपॉन इंसुलेटर, ठीक है, एंड थर्ड आपको भी पता है सेमीकंडक्टर। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग स्टार्टिंग से कि क्या होता है कंडक्टर। कंडक्टर कंडक्टिविटी के आधार पर बांट रहे हैं, इसका मतलब क्या हो, कंडक्टिविटी इसका क्या होगा, हाई होगा। तो चलिए डेफिनेशन के आधार पर देख लेते हैं। दोज मटेरियल विच हैव लार्ज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टर। बोल रहा है वे सभी मटेरियल जिसके पास ज्यादा वैल्यू होते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का, मतलब जिसका कंडक्टिविटी हाई होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टर। अच्छा थोड़ा सा पीछे चल जाते हैं, हम बात करते हैं, अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, जिसका कंडक्टिविटी हाई होगा इसका मतलब क्या समझे, कंडक्टिविटी हाई होगा तो कंडक्टिविटी कहाँ से आता है, कंडक्टेंस से आता है। कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस में सिर्फ अंतर क्या है, कंडक्टेंस मतलब एक ऐसा प्रॉपर्टी किसी भी कंडक्टर का, सॉरी किसी भी सब्सटेंस का, जिसके कारण वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल करंट को इजिली फ्लो करने देता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस, ठीक है। और अगर उस कंडक्टर का लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिट रहता है तब उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी, ठीक है। तो क्या समझा इसका मतलब, इजिली फ्लो करने दे देगा, कंडक्टर में बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने दे देगा, इसलिए हम लोग इसको डेफिनेशन बोलते हैं दोज मटेरियल विच हैव लार्ज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मतलब वे सभी मटेरियल जिसके पास ज्यादा वैल्यू होते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के, उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। और इसका एग्जांपल हमारा क्या है, सिल्वर, कॉपर, ईटीसी। ओके, चलिए बात करते हैं इंसुलेटर का। तो इंसुलेटर में जनरल सी बात है, अगर कंडक्टर में हमारा हाई कंडक्टिविटी हुआ तो इंसुलेटर में नहीं होगा, है ना। तो चलिए बोलते हैं दोज मटेरियल विच हैव जीरो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वे सभी मटेरियल जिसके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का वैल्यू हमारा कितना होता है, अप्रोक्स टू दी जीरो, मतलब ना के बराबर होता है, मतलब इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो ही नहीं करेगा, पूरा जीरो। कंडक्टर का लेंथ यूनिट होगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिट होगा, लेकिन उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। एग्जाम्पल वुड, रबर,
ठीक है, लकड़ी और रबर में इस में इलेक्ट्रिकल करंट हमारा फ्लो नहीं करता है। बात करें सेमीकंडक्टर का, थर्ड अपन सेमीकंडक्टर, दोस मटेरियल विच हैव वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी इन बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। बोल रहा है वही सभी मटेरियल जिसके पास वैल्यू होता है कंडक्टिविटी का बीच में, किसके बीच में, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में, ठीक है। कंडक्टर मतलब ज्यादा और इंसुलेटर मतलब जीरो, तो जीरो भी नहीं रहना चाहिए और बहुत ज्यादा भी नहीं रहना चाहिए, इसको बीचों बीच में हो सकता है इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करे ना करे, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेमी कंडक्टर। देखिए नाम से ही पता चल रहा है सेमी, ठीक है, सेमी और कंडक्टर, कंडक्टर मतलब सुचालक, ठीक है, ठीक है, और सेमी का मतलब अर्ध, मतलब पूर्ण रूपेण ये हमारा सुचालक नहीं होगा लेकिन कुछ कुछ इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करेगा। चलिए नॉट की बात करते, थोड़ा सा हम देख लेते हैं नॉट में, ठीक है। सुपर कंडक्टर, अच्छा सुपर कंडक्टर क्या होता है, अभी तक हमने तीन चीजें पढ़ा, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। अब थोड़ा सा हमारा आया सुपर कंडक्टर, ठीक है। दोज मटेरियल विच शो द प्रॉपर्टी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर। डेफिनेशन तो भैया सिंपल हो गया कि वे सभी मटेरियल जो शो करता है सुपर कंडक्टिविटी का प्रॉपर्टी, उसको हम लोग बोलते हैं सुपर कंडक्टर। अब पहले तो जानना पड़ेगा सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है, चलिए नीचे आते हैं, ठीक है। सुपर कंडक्टिविटी का प्रॉपर्टी क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। सुपर कंडक्टिविटी क्या है, किसी भी मटेरियल का प्रॉपर्टी है, किसी भी मटेरियल का प्रॉपर्टी। अब मटेरियल मतलब क्या समझे, मेटल हो सकता है, एलॉय हो सकता है, पुअर कंडक्टर हो सकता है, मतलब मेटल, एलॉय और किसी भी पुअर कंडक्टर के अंदर का वह प्रॉपर्टी विच शो रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो, जो रेजिस्टेंस शो करता है ऑलमोस्ट जीरो, मतलब पूरा ना जीरो रेजिस्टेंस। अब जीरो रेजिस्टेंस मतलब क्या समझे, इलेक्ट्रिकल करंट बहुत ज्यादा, जीरो रेजिस्टेंस मतलब रोकने वाला कोई नहीं, रोकने वाला कोई नहीं मतलब इलेक्ट्रिकल करंट बहुत ज्यादा। चलिए फिर से देखते थोड़ा सा, क्या बोले, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है जो शो करता है रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो, जो रेजिस्टेंस जीरो बताता है एट लो टेम्परेचर। लेकिन कब, जब टेम्परेचर मेरा बहुत ही ज्यादा लो हो, तब हमारा जो प्रॉपर्टी होता है उसको बोलते हैं सुपर कंडक्टर। चलिए सिंपल वे में थोड़ा सा आते हैं, ठीक है। मतलब जब हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो उस टाइम हमारा अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस क्या हो जाए, ना के बराबर हो जाए, मतलब इलेक्ट्रिकल करंट इजीली से बहुत ज़्यादा फ्लो करे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल करंट बहुत ज़्यादा इजीली से फ्लो करे, तो इस प्रॉपर्टी को शो कराने वाला जो रेजिस्टेंस को जीरो कर देता है उसको हम लोग बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा आगे, सुपर कंडक्टिविटी हमने पढ़ लिया, इसके बाद देखते हैं कि कौन सा कंपोनेंट है जो शो करता है ऐसा, ठीक है। तो बात करें मरकरी शो द प्रॉपर्टी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। मरकरी क्या करता है, शो करता है सुपर कंडक्टिविटी का प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब इसका टेम्परेचर अप्रोक्स टू जीरो होता है, टेम्परेचर घटने के कारण पूरा हमारा रेजिस्टेंस भी क्या होता है, ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। चलिए अब थोड़ा सा बात करें ट्रांजिशन और क्रिटिकल टेम्परेचर। ट्रांजिशन और क्रिटिकल टेम्परेचर हमारा क्या होता है, चलिए, द टेम्परेचर बिलो विच ए मटेरियल बिकम सुपर कंडक्टर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। बोल रहा है कि एक ऐसा टेम्परेचर, वह कम से कम टेम्परेचर जिसके नीचे कोई भी मटेरियल सुपर कंडक्टर बन जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर या फिर ट्रांजिशन टेम्परेचर। अब कोई भी कोई भी कंपोनेंट हमारा सुपर कंडक्टर बन जाता है, वैसा टेम्परेचर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन या फिर क्रिटिकल टेम्परेचर। तो सुनिए सुपर कंडक्टर बन जाता है, इसका मतलब क्या समझे, सुपर कंडक्टर बन गया, इसका मतलब सुपर कंडक्टिविटी का फॉलो करेगा। अब सुपर कंडक्टिविटी को फॉलो करेगा, इसका मतलब सुपर कंडक्टिविटी मेरा क्या बोलता है, बस सुपर कंडक्टिविटी यही बोलता है कि उसका रेजिस्टेंस पूरा जीरो हो जाएगा टेम्परेचर के घटने के कारण, कुल मिला के इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आज का वीडियो थोड़ा सा फास्ट हो गया क्योंकि क्लास हमारा क्या था, पीछे था। अगर आपको नहीं समझ में आती है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करें, मैं इसी वीडियो को आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको कमेंट्स बॉक्स में समझाऊंगा। चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ।